1961। और इनकम टैक्स में क्या होता है, सबसे पहले में क्या निकालनी होती है, इनकम। हाँ मतलब ठीक है, रेजिडेंशियल पे आ जाऊंगा। सबसे पहले क्या निकालनी होती है, इनकम, और उसके बाद उसके ऊपर टैक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम जब निकालते हैं कोई भी इंसान, जैसे आप बच्चों की अगर मैं इनकम बोलूं तो कुछ इनकम है? नहीं सर, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं सर, है ना? छोटे बच्चे हो गए, बड़े बच्चे हो गए हो? छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब अभी मुझे एकदम से लग रहा था बच्चे बड़े हो गए हैं ना, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो गया था। ठीक है, तो एक इंसान है, ठीक है, तो उसकी जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है, कहने से उसकी इनकम अगर नील है तो टैक्स भी क्या होगा, नील। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी की 8 लाख इनकम है तो टैक्स हो सकता है 1 लाख रुपए आ जाए, और अगर 8 करोड़ है तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए टैक्स आ जाए। कहने का मतलब ये है बस, इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी आपके ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन सर ये जो इंसान है, ये जब अपनी इनकम निकालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मान लीजिए मिस्टर ए, अब आप मुझे बताइए कि टोटल इनकम निकालने के लिए टोटल कितनी कैटेगरीज या कितने हेड्स होते हैं बच्चे? 5 हेड। सबसे पहला, ओके, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, तो मैं सिर्फ सैलरी लिख रहा हूं। कोई बच्चा ऐसा जिनके पेरेंट्स जॉब करते? काफी बच्चे होंगे। तो बच्चे, कितने बच्चों के पेरेंट्स जॉब करते? तो आपके पेरेंट्स को जो भी सैलरी मिलती है, तो क्या वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को बताते होंगे? है ना, कट के तो आती है, चलो ये आपने बोला, पर इसका मतलब अगर टैक्स कट गया तो सरकार को नहीं बताना क्या? बताना, तो बताना अलग बात होती है, पेमेंट अलग बात होती है। तो ठीक है, तो आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे हैं तो कौन से हेड में आ जाता है बच्चे, सैलरी में। और कौन सी चीज होती है जी? ओके, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या चीज टैक्सेबल हो रही थी? अगर आपके पास एक घर है और आपने उसको क्या कर दिया है, किराए पे कर दिया है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक घर है, 50,000 रुपए किराया आ रहा है, तो साल का कितना हो गया, 6 लाख रुपए। तो मैं 6 लाख रुपए यहाँ दिखा दूंगा बच्चे हाउस प्रॉपर्टी में। आज हो सकता है, वैसे आज ये वाला स्टार्ट नहीं कर रहे, गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी करूंगा मैं। ठीक है, एनीवेज, देन यू हैव कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। अच्छा, ये बाहर एसी वाली दुकान है, वो एसी वाले ने एसी बेचा, उसे प्रॉफिट हुआ, कैपिटल गेन? नो, दैट्स हिज बिजनेस। अच्छा, ज्वेलरी की दुकान, ज्वेलरी, ये जो ब्लू स्टोन ज्वेलरी करके खुला हुआ है, या जो भी ज्वेलर जिससे भी आप ले रहे हैं, वो ज्वेलरी बेच रहा है तो पीजीबीपी। और अगर मैं ज्वेलरी बेच दूं तो एग्जैक्टली, बिकॉज सेलिंग ज्वेलरी इज नॉट माई बिजनेस। भाई अगर तुम्हारा धंधा ही ज्वेलरी बेचने का होगा तो किधर आ जाएगा, पीजीपी। और वो नहीं है तो कैपिटल गेन में आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो कैपिटल गेन्स में आपके घर में कोई ऐसी चीज पड़ी है जो उसको आप बेचोगे, प्रॉफिट हो जाएगा तो कैपिटल गेन हो जाएगा? बाइक। बाइक कितने की खरीदी है आपने? एवेंजर, आप बताओ कितने की आपकी बाइक है? पापा की बाइक आप बेच रहे हो यहाँ पे? कह रहे हो, हाँ बाइक बेच दे। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, आप खुद ही एक बहुत बड़े एसेट हो बेटे अपने पेरेंट्स का, है ना? एडू जंक्शन के भी एसेट ही हो आप। ठीक है। हाँ तो पेरेंट्स के लिए क्या है, लाइबिलिटी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सबके सामने नहीं बता रहे। ठीक है, सो बेसिकली ना, आप ये कह सकते हैं क्या आपके घर में जो घर है, क्या वो एक कैपिटल एसेट है? बिल्कुल है भाई साहब। लोगों को अगर घर बेचना पड़ जाता है, ठीक है, नए घर में जाना है, बेच रहे हो, तो कैपिटल एसेट है। और कुछ आपके घर में जो चीज कैपिटल एसेट ऐसी जनरली? हाँ, फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर पे भी अब मैं वैसे आपको बताता हूँ, जब हम करेंगे तो बताऊंगा। तो फर्नीचर हो गया, एसी, बेड, कार, मोबाइल फोन, ये सब आपको लग रहा होगा, बट आप समझोगे ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब नहीं है। आपकी जो पापा की बाइक थी एवेंजर, वो कैपिटल एसेट नहीं है। समझ रहे हो? तो बढ़िया हो गया सर। यानी कि अगर आप उसको बेचोगे तो उसमें कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो सरकार अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, अवेंजर आपके पापा ने कितने की खरीदी होगी, किसी को पता हो अगर तो? कितने की आती? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख रुपए की बाइक है। और कब खरीदी थी मैडम?
कोविड के टाइम पे 2020 मान लेते हैं, 5 साल हो गए। 1.5 लाख की बाइक थी। आप मुझे बताइए कितने की बेचना चाहते हो? तुम टैब ले आए। क्या बेटे, पापा की बाइक अभी इधर किसी ने 1 लाख दिए, चाबी ले आओगे तुम मतलब ऐसे? हाँ, ठीक है, 1 लाख की, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप बोलते 2 लाख रुपए, कोई खरीदता 2 लाख रुपए? क्योंकि भाई साहब घर में जो सामान पड़ा है उसमें प्रॉफिट ही नहीं होता है। तो सरकार कहती है कि ये कैपिटल, सरकार को पता है वो बेच के प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, इसलिए उसको कैपिटल एसेट ही नहीं बोलती। लेकिन आपके घर में एक चीज पड़ी है जिसको बेच के प्रॉफिट होता है, एक तो वो घर खुद है, और दूसरा ज्वेलरी। उसके ऊपर तो बेटे वो तो कैपिटल एसेट होता है, लेकिन बाकी चीजों पे आपको सब पे नुकसान है, एसी टीवी फ्रिज। तो देखेंगे ये मुद्दे की बात, हुआ है घर है उसको बेच दिया तो वो चीज है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे क्या होता था हमारा? पीजीबीपी। पीजीबी की फुल फॉर्म क्या थी? गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत अच्छी बात है जी। तो पीजीबीपी के अंदर जैसे आप बच्चे अकाउंट्स पढ़कर आए हो, कह सकता हूँ अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल बनाते हो, फिर नेट प्रॉफिट आता है। बेटे वो नेट प्रॉफिट ही तो है ये पीजीबीपी। हालांकि बस आपको ये आइडिया दे रहा हूं मैं, 12 लेक्चर लग जाते हैं पीजीबीपी समझाने में कि बिजनेस का किस तरीके से प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है बच्चे। एंड लास्ट अदर सोर्स, और आप ये कह सकते हैं अदर सोर्स को रेजिडुअरी सोर्स भी बोला जाता है। रेजिडुअरी का मतलब जो सर ऊपर कहीं नहीं आया वो ऑटोमेटिकली अदर सोर्स में आ जाता है। जैसे कि क्या मैं कह सकता हूं, अगर आप बच्चों ने केबीसी देखा, एक इंसान केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गया, कौन से हेड में जाएगा वो? सैलरी नहीं है वो उसकी, नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीपी, अदर सोर्स के अंदर जाएगा। आप में से कितने बच्चों का बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट में पैसा है? बिल्कुल है। तभी आप अवेंजर बेचने के चक्कर में लगे हो, मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए। ठीक है, बैंक में पैसा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। क्या वो इंटरेस्ट इनकम होती है? कौन से हेड में इंटरेस्ट इनकम होती है जी? बिल्कुल, इंटरेस्ट इनकम होती है। कौन से हेड में? अदर सोर्स। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको डिविडेंड मिल जाता, अदर सोर्स। समझ रहे हो? एफडी कराओगे आप घर में, आपके पेरेंट्स ने एफडी कराई होगी, इंटरेस्ट मिलेगा तो अदर सोर्स। स्टॉक, हाँ, अगर आप शेयर्स बेच रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूं मेरे पास जैसे डीमैट अकाउंट है, कुछ शेयर्स है, ठीक है, उसको मैं बेचूंगा। तो मान लो मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है। जैसे आपको पता है दुष्यंत सर कहते हैं भाई एमआरएफ के शेयर है, 250 शेयर है। एक एमआरएफ का शेयर पता है आपको कितने का है? 1.5 लाख का। हाँ, मेरे पास 2.5 लाख शेयर, कितने रुपए के? ओह सॉरी, मैं भी ज्यादा ही कैरिड अवे हो गया यार। मुझे 250 कम क्यों लगने लग रहे हैं? ठीक है, 250 इंटू 1.5 लाख, एज पर दुष्यंत सर। ठीक है, आप मुझे बताइए इसमें मतलब कितने रुपए है मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक मार्केट? 1.5 लाख को 200 से ही मल्टीप्लाई कर, 3.75। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मेरे पास 3-3.5 करोड़ होते, मैं दुष्यंत सर से बात करता बेटे, इतने पैसे होते तो मैं चिल कर रहा होता भाई। समझ रहे हो? तो मेरे पास नहीं है बेटे, दुष्यंत सर के पास में बहुत है। अब तो उनके फादर जनरल मैनेजर थे मिल्क फूड के। मिल्क फूड देखा है? मिल्क फूड के वो जो है वो ग्रीन कलर के ऐसे बॉक्सेस होते हैं घी के। ठीक है, मिल्क फूड के जनरल मैनेजर, लॉन्ग टाइम हो, 20 साल पहले से जनरल मैनेजर। समझ रहे हो? दुष्यंत सर के घर में मिल्क फूड के बहुत सारे डब्बे, उसमें कैश रखा हुआ। ठीक है, तो अब आप समझिएगा क्यों बात हुई थी ये। एनीवेज, हाँ, तो बेसिकली वो था कि शेयर्स बेचे, तो शेयर्स बेचे, मुझे प्रॉफिट हो गया, तो कौन से हेड में जाएगा वैसे? कैपिटल गेन में। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही शेयर परचेज से करना है तो पीजीबीपी। आप बेसिक लेवल पे समझ चुके हैं, मुद्दे की बात ये हुआ है कि जीटीआई आ जाता है, टोटल इनकम नहीं आता। जीटीआई की फुल फॉर्म क्या थी बेटे? ग्रॉस टोटल इनकम। वेरी गुड। और आप मुझे बता दीजिए डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। आप एलआईसी करा लीजिए, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, ऐसे करके पढ़ेंगे, इस पे भी 4 लेक्चर लगेंगे, और ले दे के आपकी फाइनली टोटल इनकम।
कहिए साहब, यहाँ तक सेट है कहानी। मैं आज आपके साथ अदर सोर्स शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इफ सबसे छोटा हेड अदर सोर्स ही, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, सैलरी के अंदर बच्चे मेरे 10 to 12 लेक्चर्स लगेंगे, हाउस प्रॉपर्टी में 6 to 8, कैपिटल गेन्स में 10 to 12, पीजीबीपी में 10 to 12 लेक्चर्स, एंड इसमें 4 to 5। मोटा मोटी आपको दिख रहा है 30-35 लेक्चर, तो यही वाले ही सारे चले, समझ रहे हो। और डिडक्शन भी जो है 4 से 5 लेक्चर चल, एंड द एंटायर एनालिसिस इज इन दिस। अब आपको जस्ट जनरली आपको बता देता हूं सर, ये सारे हेड्स मिला के आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम 30। सो व्हाट आई ट्राई टू से 30 में बहुत ज्यादा नहीं है, आप जब ये करोगे ना, तो जैसे 5 नंबर का 12 लेक्चर करा है, 5 नंबर तैयार हो रहे, 6 नंबर हो रहे, तो काफी वास्ट है, समझ रहे हो। चलिए एनीवेज, तो आइए सर जी, आज हम लोग अपना सबसे पहला हेड शुरू कर रहे हैं, दैट इज अदर सोर्स। सर एक चीज पूछनी है। हाँ जी बच्चा। सर डिडक्शन कभी 10,000 लगती है, कभी 10,500 लगती है, ये अलग अलग क्यों लगती है? हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सी डिडक्शन लगनी है? अभी मैंने डिडक्शन कराया नहीं है, 10-500 का कुछ और कारण होगा। वैसे सीनियर सिटीजन, आई मीन नॉन सीनियर के 10 होती है, पर अभी अब उसको इग्नोर कर दो, आप बिल्कुल क्वेश्चन में नहीं आएगा वो ना, जब डिडक्शन चैप्टर होगा तब वो होगा। ठीक है जी। तो अब आप एक चीज समझना बच्चे, जब भी मैं आपको कोई हेड स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, तो उसका ना पहले चार्जिंग सेक्शन डिस्कस होता है। जैसे कि मैं आपको जनरली बोलूं, अभी आपको लिखना नहीं है, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 15, कि भाई सेट हो कि सरकार किस चीज को टैक्स करे, ठीक है। एक बात बताओ, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ये चीज, क्या मैं कह सकता हूँ इधर जैसे और फैकल्टीज भी आते हैं, क्या वो फैकल्टीज को कुछ अमाउंट मिलता होगा, क्या वो सैलरी है? तो ये कंफ्यूजन अभी आपको पता लग रहा है, ठीक है, पर ये चीज सरकार भी तो क्लैरिफाई करेगी ना, कि भाई उस सैलरी को क्या बोलते हैं, समझ रहे हो, किस चीज को टैक्सेबल करना है, क्या चीज चार्जिंग सेक्शन है। तो बेसिकली हर हेड का एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन है बच्चे सेक्शन 56। और 56 क्या कहता है, आप साथ साथ ही लिखिएगा, इफ देर इज एनी इनकम, अगर कोई भी इनकम है, एंड सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। नॉट एग्जेम्प्ट मतलब सरकार ऐसा नहीं बोल रही कि भाई ये एग्जेम्प्ट है, लिस्ट में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहे उस इनकम के बारे में। नॉट एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल, एंड such income is not taxable, UH means under the head, ठीक है ना। such income is not taxable under the head salary, पीजीबीपी, किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं है, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स और हाउस प्रॉपर्टी। मतलब भाई ये जो इनकम की बात हो रही थी, ये इन हेड में टैक्सेबल नहीं है। इन सच केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स, एग्जैक्ट, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्स। ये है ही रेजिडुअरी, ये कोई ये नहीं समझा रहा कि ये इनकम ये इनकम, वो कह रहा है भाई कोई भी इनकम हुई, चारों में नहीं आ रही तो अदर सोर्स में आ जाओ, इसलिए तो इसको रेजिडुअरी सोर्स बोला जाता है। तो छोटा सा अगर जगह है तो ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं सर जी, रेजिडुअरी। कहिए साहब, क्लियर है। और जब मैं आपके साथ अब अदर सोर्स की बात करूंगा, ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। और अब हम देखते हैं कि हमने अदर सोर्स में क्या पढ़ना है, मतलब छोटा सा हेड है, 2-3 बड़े टॉपिक है जिसमें से एक आज होगा, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हैं,
एक हम देखेंगे बच्चे अदर सोर्स में टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। ओके, क्या गिफ्ट भी इनकम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाता है। अच्छा जी, गिफ्ट देखेंगे। देन एक बड़ा टॉपिक है डिविडेंड्स। डिविडेंड देखेंगे बच्चे। देन आप कह सकते हैं लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स। नहीं, नॉर्मल डिविडेंड है ना, तू आज शेयर खरीद रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तेरा धंधा थोड़ा ना है डिविडेंड का, समझ रहे? देन लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स। और मैं इसमें बाकी सब चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी और भी, मिसलेनियस में डाल दूंगा, समझ रहे हो? और भी चीजें काफी है। और आप एक काम करना चाहे, एक पेज छोड़ देना, जब हम टॉपिक अपडेट करते जाएंगे ना, तो मिसलेनियस के नीचे आपकी समरी बनती जाए, समझ रहे हो? ये जैसे आपने बनाया है ना, तो इसके नीचे इतना एरिया, मतलब 7-8 लाइन है, मिसलेनियस में भी आ जाए, समझ रहे हो? जिससे कि आप जब पढ़ेंगे तो आपके सामने चैप्टर का एक ओवरव्यू आ जाएगा बच्चों, और उसको अपडेट करते जाएंगे जब मौका लगेगा अभी। ठीक है जी, लिख लिया दोस्त? चलिए अब आप आइए जरा, और अब मैं आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं गिफ्ट्स। सर जी, गिफ्ट का सेक्शन क्या है? 56 to 10। बड़ा सेक्शन है बेटे, 2 क्लास चलेगा आराम से। टेन, ठीक है ना? हाँ हाँ, रोमन में 56 to 10। हाँ, सेक्शन 56, सब सेक्शन 2, क्लॉज 10, क्या आगे सब क्लॉज होता है। ये है बच्चे। अब आप मुझे बताइए, क्या गिफ्ट अगर आप किसी को दो तो क्या वो इनकम होती है? हाँ। जैसे सपोज करो, अगर मैं आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दूं, तो क्या आपको इनकम हो जाएगी? हाँ। क्या वो टैक्स लग जाएगा? लग जाएगा, कोई लेगा, आप लगे। नॉन रिलेटिव पे लगा दो, 50 लाख रुपए। नहीं, 1 लाख रुपए अगर दूंगा तो क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा? या स्लैब में आ जाएगा तो भी नहीं लगेगा? स्लैब भी आइडिया है ना? ठीक है, छोड़ो ना उसको, मैं 10 लाख रुपए गिफ्ट देता हूँ आपको, एक एक बच्चे को 10 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए, क्या जो मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ तो आपकी इनकम कितने की होगी? 10 लाख रुपए। क्या टैक्स लग जाएगा उसमें? लग जाए। और यही दस इसके लाख अगर मैं ना देके आपके पेरेंट्स आपको देते तो नहीं लगे, क्योंकि एक जनरल आइडिया रिलेटिव से नहीं मिलता, अनरिलेटेड से। सर मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये और 56 to 10 हल्का सा लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल्स बनाएंगे। इफ एनी पर्सन रिसीव्स गिफ्ट, ओहो सर, गिफ्ट कैश में ही होना चाहिए, काइंड में भी हो सकता है? हम्म, तो चाहे तो कैश हो, चाहे तो काइंड। इफ एनी पर्सन रिसीव्स गिफ्ट वेदर इन कैश और काइंड फ्रॉम एनी अदर पर्सन, आगे देखते हैं। एंड वैल्यू ऑफ द गिफ्ट exceeds 50,000 इन एग्रीगेट। एक अमाउंट आ गया, क्या लॉजिक होगा वो देखते रहेंगे, बट वैल्यू कितने एक्सीड हो रहा है बच्चे? 50,000 इन एग्रीगेट। इन सच केस the entire amount of gift
will be taxable under the head other source। ना मतलब सिर्फ ये लिख देना, will be taxable as per 56(2)(10। The entire amount of the gift will be taxable। ठीक है बच्चे? ओके। चलिए, अच्छा अगर मैं आप बच्चों से पूछूं, आप सब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है? नहीं मिलती पॉकेट मनी? क्या कैसे होता है डेली पैसे? कितने बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है? इधर मिलती है आपको पॉकेट मनी? दो, बस दो तीन बच्चों को इधर ही मिलती है। और कितने बच्चों को डेली दिहाड़ी पे है मतलब? हाँ, डेली क्या है मतलब जैसे घर से जा रहे हो तो बोलते हो पैसे दे दो मम्मी, मुझे 100 रुपए दे दो, 50-60। अच्छा, और अगर जैसे कभी खाने जाने हैं फ्रेंड के साथ कि शाम को जाना है, बट अगर रोज खाने जा रहा हूँ फिर दिक्कत रोज खाने जाना तो दिक्कत। हफ्ते में दो मतलब शाम को ऐसा होता है आप जाते ही जाते हो, डेली जाते ही जाते है ना, और पढ़ाई डेली। ठीक है, तो बेसिकली आप समझो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप सही बच्चों को पता है मेरा बर्थडे अगस्त में ही है, इससे बढ़िया मौका नहीं है बेटे गिफ्ट समझाने का। आपको एकदम सही से समझ आएगा बच्चे। ठीक है, तो बर्थडे पे गिफ्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। गिफ्ट देने से दूसरे इंसान को अच्छा लगता है, पार्टी मिले या ना मिले, लेकिन आपको तो अपना कर्म करना चाहिए ना बेटे। ठीक है, तो सपोज करो अभी जैसे मान लो कौन सा बच्चा, अगर मैं बोलूं कि मतलब गिफ्ट देना चाहता, मुझे पता है कि पर हिम्मत करना थोड़ा सा। ठीक है, बट चलो ऐसे मान लेते जैसे तरनप्रीत जी, जैसे सपोज करो अगर 20 को पार्टी होती है तो ऐसा हो सकता है आप गिफ्ट लेकर आओ। ये तो कह रहा पार्टी है होगी आऊंगा, गिफ्ट भी नहीं दूंगा। हाँ, कितने बच्चे अगर जैसे पार्टी होती है तो गिफ्ट लाएंगे? नहीं होने वाली बेटे पार्टी तुम्हारी। और कितने बच्चे पार्टी में आएंगे? हाँ, सारे आ रहे हैं आप। अगम जी, अगम के बाद 4 लाख की बाइक है और बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पा रहा मुझे। ठीक है, चलो एनीवेज, तो अब एक चीज समझना, तो अगम जी का ही एग्जांपल लेते हैं। अगम जी सपोज करो मेरे बर्थडे पे पार्टी तो नहीं रही बेटे ड्यू टू एनी रीजन, तो आप क्या लग रहा है आपको कितने रुपए का गिफ्ट आपके मन से आ रहा है कि सर कितने? हाँ, कितने रुपए ऐसे ही, मतलब तो मजाक ही है, मुझे पता है तू तो उससे 10x ज्यादा ही देगा। ठीक है, कितने रुपए ऐसे जनरली एज अ स्टूडेंट? हाँ, 2-3 हजार, वेरी गुड। 2000 रुपीज का अगम ने गिफ्ट सोचा, तो क्या सोचोगे आप? जैसे अगर बोलो आप पूरे बैच में आप कहोगे सर ये सही कर रहे हो सर आप, एकदम गिफ्ट का टॉपिक एकदम बर्थडे से पहले उठाते हो, जान बुझ के उठा रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी बढ़ा देते इससे अच्छा। ठीक है, ठीक समझ आएगा बेटा प्रैक्टिकली। ठीक है, ठीक है, तो 2000 रुपए। और अगर मैं बोलूँ नहीं 2000 ज्यादा ही होते, छोटे बच्चे होते हो बेटे। ठीक है, पर अगर आप एज अ बैच अगर ऐसे डिसाइड करो, ठीक है, कि एक साथ बैच वाइज ही दे दोगे, है ना, काफी यूनिटी है बैच में, हमने देखा पिछले बैच में हमारे, पिछली क्लास में। ठीक है, तो कितने रुपए तक का गिफ्ट आपको लग रहा है, कितना कितना कॉन्ट्री अगर हो तो? कितने रुपए? 10 to 12,000। वेरी गुड। हाँ, हाँ वो तो है ही। ठीक है, बट चलो ऐसा कर लेते हैं, मान लो 1000 रुपए पर बच्चा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं भी ऐसे कि आप सोचो कि सर तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये है बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अभी इधर कितने बच्चे हैं, जैसे 20 बच्चा बैठा होगा। ठीक है, तो 20 बच्चे ने 1000 रुपए इकट्ठा करा और आपने सोचा कि सर को क्या गिफ्ट देना है, तो क्या गिफ्ट दोगे वैसे? नहीं नहीं नहीं, पार्टी में इधर दूंगा, बट आप कुछ मतलब काइंड में लेकर आओगे कि
जैसे वॉलेट, शर्ट या कैश। आई वुड प्रेफर कैश। आप कहाँ कंफ्यूज हो जाओगे बेटे, हाँ? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर, 20 स्टूडेंट है, 1000 रुपए मिलाए और मेरे को कितने रुपए का गिफ्ट दे दिया बच्चे? 20,000। सवाल ये है, अगर एनी पर्सन रिसीव्ड गिफ्ट, मेरे को गिफ्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए 20,000 रुपए जो मुझे गिफ्ट मिला, क्या गिफ्ट को मैं इनकम बोल दूं या नहीं बोलूं? गिफ्ट इज इनकम, बिल्कुल। तो क्या ये मेरी इनकम है? आंसर इज यस। देखो, इनकम होना और फिर टैक्सेबल होना अलग बात है। अब अगला सवाल ये है, क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज क्यों, आप बता दीजिए। एग्जैक्ट, 20 बच्चों ने 1000 रुपए दिए, 20,000 है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपका बैच हो गया और दूसरा इंटर का पहले वाला जो चल रहा है, अगर उसमें 50 बच्चे टोटल हो गए, आपने बोला कि नहीं सर को और बड़ा गिफ्ट देंगे, आपने बाकी बच्चों को भी इकट्ठा कर लिया। ठीक है, मैं आपको आइडिया देते जा रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, आप मुझे बताइए कितने रुपए का गिफ्ट मिलेगा मुझे? ओ माय गॉड, आप मुझे बताओ बेटे, मैं खुश हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा? तो इतना नहीं कर सकता मेरी खुशी के लिए। ठीक है, 50,000 रुपए, क्या 50,000 इनकम है? हाँ। बिल्कुल है। और आप मुझे बताइए, क्या ये टैक्सेबल है? एग्जैक्टली, गुड। नहीं है सर, एक बच्चा और आ गया। ठीक है, और दुष्यंत सर आ गए ना, तो ये सारा कैश लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो एक बच्चा और आ गया, और अब गिफ्ट कितने का हो गया बेटा? क्या ये मेरी इनकम है? बिल्कुल है। टैक्सेबल होगा? बिल्कुल होगा। अमाउंट बता दीजिए। जो 50,000 से ऊपर है, 1,000, वो टैक्सेबल होगा या पूरा का पूरा? यानी कि अमाउंट कितना टैक्सेबल हो जाएगा? पूरा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? एंटायर। कहने का मतलब ये 1 to 1 नहीं चल रहा 50,000 की लिमिट, कि आपसे 30,000, आपसे 30,000, सबसे 30,000 रुपए ले रहा हूं, और इंडिविजुअली 50,000 की लिमिट नहीं है। एक इंसान पूरे साल में कितने रुपए तक का गिफ्ट ले सकता है? 50,000। जैसे ही वो एक्सीड हो जाएगा, तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। कहिए साहब जी, पहले यहां तक क्लियर है? आप एग्जाम्पल बना लो बेटे, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप रिवाइज करेंगे तो याद आता रहेगा आपको। आपको 20 अगस्त स्टार्ट सेविंग। 21 से रिवाइज करना। हाँ, 21 से रिवाइज, 21 को नहीं करना बेटे, ये 15 अगस्त के बाद आपको डेली अदर सोच रिवाइज करना है आपने। ठीक है, और भी नोट्स अच्छे आपके बने तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ। बीस आठ मैडम, 6 साल का थोड़ा हूँ। 88 का हूँ बेटे, 88 बॉर्न। ठीक है जी, सारे फैक्ट्स लिखे होने चाहिए बेटे। हाँ, तुम्हें घर भी पता है, घर के नाम भी पता है। एक, हाँ, माँ का अंगन लिखा नहीं, ये नहीं। ये दुष्यंत सर बनाते हैं बस कहानी। नहीं, आज तो दुष्यंत सर के घर में पार्टी है, सर ने इनवाइट करा हुआ है। फील्डिंग लगा रहे थे? हाँ, दुष्यंत सर यार, मैं चाहता हूँ बस उनकी शादी हो जाए, फील्डिंग अपने आप सेट हो जाती है बेटा शादी के बाद। नहीं देखो यार, मैं किसी और की जिंदगी खराब नहीं कर सकता ना भाई। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं भाई साहब, ये तो बेसिक बात थी, बातों बातों बस आपको मैंने बता दिया था। अब आप समझिए, जैसा अब दोबारा बनाइएगा,
इसका मतलब भाई गिफ्ट जो है ना बेटे, क्या सिर्फ कैश में मिल सकता है? कैश और काइंड को फर्दर बांट दूंगा, मूवेबल और इमूवेबल। ओके, मूवेबल एसेट एंड इमूवेबल एसेट। अब मेरा आपसे सवाल है, वैसे तो तुम कैश समझ गए हो, ठीक है, पर एक इंसान यानी कि कैश भी ले सकता है ना, और काइंड में भी मूवेबल भी ले सकता है और इमूवेबल भी ले सकता है। तो ये तीनों मिला के लिमिट 50,000 की है, या मैं कैश 50,000 ले सकता हूं, मूवेबल 50,000 ले सकता हूं और इमूवेबल 50,000 ले सकता हूं, यानी कि टोटल 1.5 लाख। कि 40,000 का कैश ले लिया, 40,000 की ज्वेलरी ले ली, 40,000 का घर ले ली, या टोटल 50,000? टोटल 50,000 बिल्कुल गलत है बेटा। यस, यू कैन टेक 50,000 कैश, 50,000 इमूवेबल प्रॉपर्टी, 50,000 मूवेबल। फायदा ही तो है, ठीक है ना। पर वो फर्दर अब तो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जा रहा है, वो एग्रीगेट स्पेसिफिक उस चीज पे था, ठीक है। अब अगर मैं कैश की बात करूं तो आपको कैश का ना बहुत आसानी से समझ आ गया, ठीक है। फिर भी एक एग्जांपल बनाएंगे। ए ने बी को गिफ्ट करा कैश कितने रुपए, 30,000। सी ने गिफ्ट करा बी को ही 18,000, ओके। और बेटे ए ने फिर से गिफ्ट कर दिया बी को 3,000। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 51,000। The value of the gift in cash is 51,000. Can you tell me how much will be taxable? Because the value of the gift exceeds 50,000, then the entire value will be taxable. यही कहानी है ना बेटे। लेकिन हम मूवेबल में आगे बढ़े। मूवेबल के अंदर बच्चे दो बातें हो सकती। क्या दो बातें सर? क्योंकि लोगों ने ना कैश, जैसी लोगों को पता लगा कि अगर मैं गिफ्ट दूंगा तो बंदे के लिए टैक्सेबल ही तो हो रहा है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गोल्ड देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? मेरे को आपको पैसे देने हैं, और तरीका पहले क्या निकाला था लोगों ने कि गिफ्ट करके दिखा देते हैं, सरकार को क्या पता लगेगा। सरकार ने क्या बोल दिया, गिफ्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल कैश। तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, काइंड में दे दो, इसको मोबाइल दे दो, इसको ज्वेलरी दे दो। मान लो आपने कोई सर्विस दी, रादर देन में हम ये दिखाएं कि आपने सर्विस दी है, ये चीज दिखाएंगे नहीं, बिल ही नहीं रेस करेंगे, बस ऐसे गिफ्ट दिखा देता हूँ ना, आपको दे दिया मैं। अब समझ रहे हो किस इंटेंशन से बनते हैं प्रोविजन, ठीक है। तो बेसिकली लोगों ने क्या करा, मूवेबल एसेट देना शुरू कर दिया, यानी कि ज्वेलरी, नाम आएंगे उसके, ठीक है, पर अभी आप समझिए एज फ्री गिफ्ट या फिर एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। ओ माय गॉड सर, ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, एग्जाम्पल अभी आ जाएगा। जैसे कि फ्री गिफ्ट का मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि ए ने बी को ज्वेलरी दी 30,000, बहुत अच्छी बात है। और सी ने बी को ज्वेलरी दी 15,000 की। अगर सिर्फ इतनी ही कहानी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं बी को टोटल ज्वेलरी कितने की मिली? 45,000। क्या कुछ टैक्सेबल होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि 50,000 से ऊपर नहीं गया। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं सी ने एक बार फिर से ज्वेलरी दे दी 15,000 की भी, अब आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ गिफ्ट कितना है? 60,000। अब आप मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा ना। और बात में ये सुन लो, ये 60,000, और मान लो अगर मैंने 30,000 कैश भी दिया हो तभी को, और तो क्या वो कैश हो जाता टैक्सेबल? नहीं, कैश की अपनी कैटेगरी है।
अब समझो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो 15 तरीके के गिफ्ट होंगे, कैटेगरी बनेगी। समझ रहे हो? ऐसे नहीं है कि वो देख देख के वो हो जाएगा। समझ रहे हो? सो बेसिकली फ्री गिफ्ट का मतलब होता है सर, जैसे हमने कैश दिया था उसी तरीके से हमने भी, लेट्स से एग्जांपल के लिए हमने क्या दे दिया, ज्वेलरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 से एक्सीड हो गया तो टैक्स। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, इनएडिक्वेट का मतलब समझते हो बच्चे? कि मैंने ज्वेलरी तो दी, मान लो ए ने बी को ज्वेलरी दी, कितने रुपए की बच्चे, 30,000 की, पर सरकार को ये दिखाना कि मैंने उसको बेची है, तो मैंने उसे बोला एक काम कर 5,000 दे दे, हम ऐसा दिखाएंगे कि मैंने तेरे को 5,000 की दी। आप समझ रहे हो? मैं अगर फ्री में देता हूं तो सरकार ने पकड़ लिया, मैंने कहा ये ले पकड़ ज्वेलरी 30,000 की, 1 रुपया दे दे, दिखा दूंगा 1 रुपए की बेच दी, तो इस चीज को क्या बोल दिया जाएगा, इनएडिक्वेट कंसेप्ट। क्योंकि लोग तो लूपहोल निकालने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज यहां पे लिखें, ए ने बी को ज्वेलरी दी कितने रुपए की बेटा, 30,000 की, और बी ने ए को पे करा है बच्चे कितने रुपए, 5,000। आप पहले इक्वेशन समझिए, यहां पे क्या हो रहा था, फ्री में दे रहे हैं, बड़ा ज्वेलरी हो तेरी हुई, यहां पे मैंने क्या करा, मैं 30,000 की ज्वेलरी गिफ्ट करी, पर क्योंकि सरकार बीच में आ जाती, मैंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी दैट आई हैव चार्ज सम अमाउंट। कितना अमाउंट चार्ज करें हम, कितने का फायदा हो गया। तो क्या आपको ये दिख रहा है दैट द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, वैल्यू ऑफ गिफ्ट इज हाउ मच, 25,000। पहले को ये देखना चाहिए, गिफ्ट की वैल्यू तो निकालनी आनी चाहिए पहले। तो सीधी सी बात है, जितना डिस्काउंट है वही तो वैल्यू हो रहा है। आपको कोई चीज 5 करोड़ की मिल रही थी, आपको 4 करोड़ की मिल गई, कितने का डिस्काउंट पड़ गया आपको, 1 करोड़ का। वही गिफ्ट होता है, जो फ्री का मिल जाए वही गिफ्ट होता है। पर मुद्दे की बात ये है, ये दोनों मिला के 50,000, या फ्री गिफ्ट का अपना 50,000 और इनएडिक्वेट का अपना 50,000, क्या होगा, मिला के 50 या अलग अलग, मिला के आपका जवाब बिल्कुल गलत है, अलग। कैश की अपनी लिमिट है 50,000 की, और इनएडिक्वेट की अपनी, यानी कि क्या, आई एम सॉरी, मतलब इनएडिक्वेट बोला था मुझे, पर अगर मैं बोलूं इसकी अपनी 50, प्री गिफ्ट की अपनी 50, और इसकी अपनी 50। हाँ, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए ना, अभी 1.5 हुए वैसे फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी अगर यही केस चल रहा है, ए ने फिर से बी को ज्वेलरी दी बच्चे 30,000 की, और बी ने कितना पे करा, बी ने पे करा जस्ट 2,000 रुपये, सिर्फ 2,000 रुपये। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, 28। और ये क्वेश्चन चल ही रहा था तब से भाई, एक्सीड हो गया, टोटल कितना हो गया, 53। टैक्सेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स 50,000। समझ रहे हो? कैटेगरी चल रही है जी अपनी अपनी। यानी कि अगर आप मुझे 25,000 कैश दे दो, 25,000 की ज्वेलरी दे दो, और 25,000 ऐसे इनएडिक्वेट करके कर दे, वैसे तो टेक्निकली मेरे पास 75,000 का गिफ्ट आ गया, पर क्या कुछ भी टैक्सेबल होगा, कुछ भी टैक्सेबल, बिकॉज इन ईच कैटेगरी आई हैव टू सी दैट इफ लिमिट एक्सीड्स 50 और नो। कहिए क्लियर है बच्चे? चलिए वेरी गुड। आइए अब हम आते हैं इमूवेबल के ऊपर। इमूवेबल में भी कितनी बातें होंगी बच्चे, ओके। या तो एज फ्री गिफ्ट, या फिर एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले थे सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए बच्चे, प्रॉपर्टी हो गई जैसे, ठीक है, घर दे दिया गिफ्ट में, हो सकता है ऐसे घर को गिफ्ट में दे सकते हैं, होते हैं। कैसे होता होगा, मतलब ऐसी प्रोसेस आपको सारा सिखाना है मेरे को जिंदगी में,
नाम पे ट्रांसफर कहाँ जाके नाम पे ट्रांसफर होता है? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मैं इधर का बोलूँ कालका जी, मालवीय नगर, हौसखास, अगर आपने देखा हो कुतुब मीनार के उधर मेहरोली में एसडीएम ऑफिस है, समझ रहे हो, वहां पे होते हैं। जैसे हम लोग के जो रेंट एग्रीमेंट्स भी होते हैं वो कहाँ पे रजिस्टर होते हैं, वहीं पे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट, चाहे किराए का हो, चाहे बेचने का हो, चाहे गिफ्ट का हो, वो उधर होता है। ठीक है, मुद्दे की बात पर आ रहा हूं अभी एक बार। प्री गिफ्ट का अपना 50,000, इनएडिक्वेट का अपना 50,000, या दोनों का मिला के 50,000? ध्यान से बताना बेटे, 2 बार तो गलत दे चुके हो बेटे, तो भरोसा टूट जाएगा अगर मैंने मिला के बोल दिया था। ठीक है, सो आपने करेक्ट दिया बेटे, इसका अपना 50,000 और इसका अपना 50,000, बट दिस इज पर प्रॉपर्टी। अभी तक एग्रीगेट हो रहा था उस कैटेगरी, अभी से प्रॉपर्टी वाइज। मैंने आपको एक घर दिया, उसकी 40,000 वैल्यू फ्री में दिया, एक और घर दिया उसकी 40,000 वैल्यू 80 है, पर टोटल नहीं करना। 40 दिया एग्जाम, क्योंकि 50 एक्सीड नहीं हुआ, दूसरा 40 दिया एग्जाम। समझ रहे हो, समझ रहे हो, मतलब कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ। और इनएडिक्वेट में भी क्या है बच्चे, पर प्रॉपर्टी। तो अगर हम एक एग्जाम्पल बनाएंगे, ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, आईपी स्टैंड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अब मैं एक नया वर्ड बता रहा हूं जो आपको नहीं पता है, एसडीवी। किसी को पता है एसडीवी क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लिख दीजिएगा पूरा अच्छे से, इट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दी, उसकी सर ये होता क्या बता दूंगा बेटा। उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की है? मेरे को मार्केट वैल्यू से कोई लेना है, मार्केट वैल्यू है 6 करोड़, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? सरकारी का रेट होता है जी। सर्कल रेट सुना आपने? कोई भी प्रॉपर्टी बेची जाती है, हर प्रॉपर्टी का सर्कल रेट होता है कि इससे नीचे तो बिक ही नहीं सकती, और जो टैक्सेस होते हैं वो उसी पे ही जाते हैं। बहुत डिटेल जाऊंगा इस पर, लेकिन आप समझिए, ये जो प्रॉपर्टी है जिस घर में आप रह रहे हैं, हर एक प्रॉपर्टी का एक सर्कल रेट होता है। सर्कल रेट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, उसको वैल्यू बोला, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोला जाता है। इट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंटर या स्टेट? जिस स्टेट में आपका घर है, दिल्ली सरकार का होता है। तो जब कल को आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें कुछ रेट ऑफ टैक्स लगता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे, 4 या 5%, 5%। तो वो स्टेट के पास जाता है, दिल्ली सरकार के पास जाता है। समझ रहे हो? करूंगा मैं बात, बहुत डिटेल करनी है। मुद्दे की बात है, ये सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से वैल्यू है। ठीक है, आप मुझे बताइए, ए ने बी को इमोल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, क्या ये टैक्सेबल होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं इट इज नॉट। क्या मुझे इसमें चेक करने की जरूरत है बी को और कोई घर भी मिल गया हो तो? नहीं भाई, प्रॉपर्टी वाइज है भाई। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, ए ने बी को एक और प्रॉपर्टी दी, इमोल प्रॉपर्टी, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80,000। अब बोलिए, अब टैक्सेबल हो जाएगी बच्चे? कितने रुपए? पूरा 80,000 हो जाएगा जी। द वैल्यू एक्सीड द एंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। ऑल क्लियर टिल है? इसके अंदर कोई नई बात नहीं थी, मेन नई बात बस मैंने आपको ये बतानी और फिर नमस्ते हो जाएगा बस। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, लास्ट पॉइंट बेटे, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। यानी कि अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, ठीक है, तो क्या मैं आपसे कुछ पैसा ले रहा हूँ? हाँ, इनएडिक्वेट में क्या होता है, फ्री में है या कुछ पैसा आ रहा है? कुछ पैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, इसके अंदर थोड़ा सा मॉड्यूलेशन है। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद आप नोट करना है कि उतनी जगह है या नहीं है। सर बस ये लास्ट पॉइंट ही है। ए ने बी को इमोल प्रॉपर्टी दी, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख। ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 40 लाख।
और बी ने पे करा है बेटे 10 लाख। 40 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड हाउ मच बी हैज पेड। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट। 30 लाख। ये तो आपको क्लियर दिख रहा है भाई, फायदा जो मेरे को है वो 30 लाख को। और इतनी समझ से ही अगर आप चल जाओगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सर देखो 30 लाख का फायदा है और लिमिट हमने क्या सीखी है 50,000, तो एक्सीड हो रहा है तो सारा टैक्सेबल। बट बेटे अब बात यहां तक नहीं रुकी। देखो आपके दिमाग में जो लिमिट्स हैं वो एक लिमिट है, दैट इज, आई एम सॉरी, दैट इज 50,000। मैं दूसरी लिमिट आपके दिमाग में डाल, सर ये सिर्फ इस केस के लिए, इस केस का मतलब हाँ जी इमोल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट के लिए, ठीक है, ओनली ओनली फॉर दिस केस, ठीक है। तो एक लिमिट होती है 50,000, दूसरी होती है 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज हायर। ये आपकी लिमिट डिसाइड कर रही है भाई साहब, लिमिट की बात कर रहा हूं। अभी तक हर केस में आपकी लिमिट 50,000 होती थी, अब क्या है 50,000 तो है ही, दूसरी कौन सी आएगी बेटे 10% ऑफ कंसिडरेशन। एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन 10 लाख। 10 लाख का 10% ना रे 1 लाख, और विच एवर इज हायर। तो आपका कंक्लूजन आया कि हम अभी तक जो 50,000 50,000 50,000 करते हैं वो लिमिट बढ़ के कितने की हो गई अभी 1 लाख रुपए। अब बोलोगे सर उससे क्या हो जाएगा, अब समझिएगा, ये लिमिट जब डिराइव हो गई, क्या मेरा गिफ्ट लिमिट से ऊपर है, बिल्कुल है सर, क्लियर है सर, 30 लाख रुपए का गिफ्ट है 1 लाख का, तो क्या हो जाएगा एंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। अगर वो गिफ्ट लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा, जो मैं अगले एग्जांपल में कर दूंगा, तो कुछ टैक्सेबल नहीं हो। समझ रहे हो। तो आप ये कह सकते हैं सिंस वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड्स 1 लाख। ये समझ आ गया ना बच्चे, 1 लाख कैसे हो गया, एंटायर वैल्यू विल बी, दैट इज 30 लाख, सारा का सारा टैक्सेबल हो गया। क्लियर है बच्चे। एक बार इसको नोट कर लो बस, फिर लास्ट एग्जाम्पल हो। नमस्ते। हाँ जी, क्लियर है बच्चे, ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को। यस सर। ओके, अच्छा, अब एक लास्ट चीज, इट विल बी टैक्सेबल, दैट इज 30 लाख। मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा खराब हो गई है, आपको बोलना चाहिए था नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बोलेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग, चलिए। अच्छा, अब ना ये वाला तुम खुद भी नोट करना, पर एक बार देखना अब तुम्हें मॉड्यूलेशन दिखेगी। भाई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितने की, एंड मिस्टर बी पेड 37 lakhs। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट 3 लाख। वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन अगर रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा, अभी तक तो यही समझ आती थी हमें, ठीक है। पर क्या मुझे सिर्फ 50,000 देखना है, लिमिट निकालनी है, बिल्कुल निकालनी है जी। तो एक तो हो गई 50,000 और दूसरी 10% ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है 37 लाख। आप ना ये ध्यान रखना, ये कंसिडरेशन है। बच्चा कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का 10% निकाल देता है, ठीक है, उस टाइम नहीं ध्यान में आता 10% किसका लेना है। तो 10% ऑफ कंसिडरेशन है, और 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना बैठ रहा है रे 3.7 लाख। दैट मीन्स योर लिमिट इज
3.7 lakh, and is the value of the gift exceeds 3.7 lakhs? Since the value of the gift is within 10% of consideration, तो टैक्सेबल क्या होगा रे? कुछ भी नहीं होगा बेटे। हालांकि आपको दिख गया गिफ्ट की वैल्यू ज्यादा, मतलब 50 से ऊपर है, पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं। कई हिसाब से क्लियर है बच्चे? इसको बना लीजिएगा और आपने एक अच्छे लेवल पे कर लिया बात को। टेन परसेंट ऑफ कंसिडरेशन, since the value of the gift is within 10% of consideration, तो टैक्सेबल कितना होगा बच्चे? कुछ भी नहीं होगा। कई हिसाब से क्लियर है? तो अगर मैं आपको, हाँ जी लिख लो एक बार तो। सर और कुछ करना है इसमें? नहीं बेटे, और कुछ नहीं करना। अब बस मैंने आपको क्या बताना है, मैंने समराइज करना है। मुझे बताइए, ये जो गिफ्ट होता है कितने फॉर्म्स में मिल सकता है यार? 3 फॉर्म्स। फर्स्ट कौन सा था? कैश। दूसरा मूवेबल ना, काइंड से अब आगे बढ़ गए जिंदगी में, मूवेबल या फिर इमूवेबल। कैश के अंदर कितनी लिमिट है? 50,000। अगर आपको 56,000 मिल गई कैश तो कितना टैक्सेबल? पूरा 56,000। मूवेबल के अंदर दो कैटेगरी, या तो एज फ्री गिफ्ट या फिर एज इनएडिक्वेट। तो टोटल में 50 है या अलग अलग? फ्री की अपनी 50 और इनएडिक्वेट की अपनी 50। अगर मान लो एक इंसान को ज्वेलरी मिल रही है 40,000 की और दूसरी ज्वेलरी मिल रही है 10,000 की एज फ्री गिफ्ट, टैक्सेबल होगा कुछ? नहीं होगा, क्योंकि डॉट 50,000 है। और अगर 1 रुपए की ज्वेलरी और मिल गई तो पूरा का पूरा 50,000 1 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। एंड देन यू हैव इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट के अंदर क्या था बच्चे? वैल्यू ऑफ गिफ्ट निकालना पड़ता है। जैसे ए ने बी को ज्वेलरी दी 70,000 की और उससे रिसीव कर लिए 50,000, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? सो अगर इसके अलावा और कुछ नहीं है तो वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। और अगर ऐसे 3 बार सेम ट्रांजैक्शन हुई है तो 20,000 20,000 20,000 60,000 हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में मुझे मार्केट वैल्यू देखनी होती है या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? स्टैम्प ड्यूटी। और इमूवेबल के अंदर भी यही होता है, तो फ्री गिफ्ट या तो इनएडिक्वेट। फ्री गिफ्ट के लिए 50,000 पर प्रॉपर्टी, इनएडिक्वेट के लिए भी 50,000 पर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। और मैं कौन सी वैल्यू देख रहा था? स्टैम्प ड्यूटी। ए ने बी को एक घर गिफ्ट कर दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, कितना टैक्सेबल होगा? ए ने बी को गिफ्ट करा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 करोड़, पूरा का पूरा 1 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। ए ने बी को गिफ्ट करा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 25,000, कुछ भी नहीं होगा ना, अभी मैं फ्री वाले पर हूं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 25,000 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो सर क्या हो जाता है? टैक्स फ्री। अब मैं आ रहा हूं इनएडिक्वेट के अंदर। इनएडिक्वेट के अंदर वैल्यू ऑफ द गिफ्ट तो निकालना आता है हम लोग को। जैसे कि सपोज करो बी को एक प्रॉपर्टी मिली जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी? 1 करोड़, और उसने पे कितना करा? 80 लाख। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 20 लाख। अब ये टैक्सेबल होगा नहीं होगा? मैं डायरेक्ट 50,000 पे नहीं बोल सकता, इसके लिए मुझे 2 लिमिट निकालनी होगी। पहली कितनी? 50,000, और दूसरी 10% ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितनी थी? 80 लाख। 80 लाख का 10% हो गया 8 लाख, बट वैल्यू ऑफ गिफ्ट क्या था? 20 लाख। तो सारा का सारा टैक्स। मुझे बताइए सर जी, क्लियर है बच्चे? एक आपके ये जो नोट्स है एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड एक लॉजिक से दिए हुए हैं। इन नोट्स को जब आप रेफर करते हो तो किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन होता है, हैंडल होता है। ठीक है, तो नोट्स एकदम बढ़िया से बना के रखना बच्चे। ये वाला टेस्ट नहीं छोड़। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं बच्चों। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिफ्ट भी बढ़ाएंगे, और तुम्हारा ना स्केड्यूल थोड़ा सा चेंज होगा अभी अकाउंट्स की क्लास और उसका ना, तो इसलिए भी मैं अकाउंट्स नहीं रख पाया था, तो वो एक बार आपको नेक्स्ट वीक ऑफ अपडेटेड। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।
कुछ नहीं पता, अभी पूरा रिवाम्प होगा, मतलब ना वो अभी बैठ ही नहीं पाया स्केड्यूल, तो वो चीज है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत। हाँ, ठीक है।